आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। आज है 30 जून 2026 और आज़ाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल में तीसरे दिन फिर हुए कार धमाके, मच गई अफरा तफरी, मौत की भी खबर। तुर्की ने कर दी बड़ी एयर स्ट्राइक, 35 लोगों के मारे जाने की खबर। और साइंस की दुनिया में ईरान ने गाड़े झंडे, तैयार किया आर्टिफिशियल ब्रेन, बेमिसाल बन सकता है इंसान और मशीन का फ्यूजन। शुरुआत करते हैं इस शो की। 3-4 बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली खबर है इसराइल से। इसराइल में लगातार तीसरे दिन एक और बड़ा धमाका हो गया। 30 जून की शाम को ये खबर सामने आई और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार नॉर्दर्न शहर हाइफा में एक गाड़ी ज़बरदस्त धमाके के साथ फट गई, जिसके बाद पूरे इलाके में आग फैल गई और धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इस वीडियो के साथ ये दावा किया कि इस धमाके के बाद इजरायली रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। हालांकि तस्नीम ने नुकसान या मरने वालों के बारे में कोई तफसील नहीं दी। ये बात कहीं और से आई। इसराइली मीडिया के हवाले से और बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने लिखा कि हाइफा में इलाद फायर डिपार्टमेंट बुलेवार्ड पर एक गाड़ी में धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि शुरुआती जांच के मुताबिक ये हमला गैंग वॉर या अंडरवर्ल्ड से जुड़े इंतकामी एक्शन का हो सकता है, इंतकामी कार्रवाई का हो सकता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इससे सिर्फ 2 दिन पहले जाफा और होलोन में कार बम धमाके हुए थे, जिनमें कई लोगों की मौत हुई थी। यानी 3 दिन के अंदर इसराइल में दूसरी बार बड़े धमाके की खबरें सामने आई हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये गैंग वॉर हो सकती है। क्या कुछ और हो रहा है या वाकई गैंग वॉर हो रही है तो ये किस लेवल की है? फिलहाल खबर इतनी थी, तस्वीरें इतनी थी। अगली खबर बड़ी है, सुनिए। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन, जिसे MENA कहते हैं, इसमें बढ़ती टेंशन के बीच अब तुर्की ने भी एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की है। तुर्की ने बड़ा हमला किया है। तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स ने ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जिससे कम से कम 35 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। 30 जून की शाम सामने आई इस खबर की पूरी डिटेल सुन लीजिए। कहाँ हमला हुआ जानना ज़रूरी है। सोमालिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक सोमाली आर्मी ने तुर्की की फ़ौज के एयरफोर्स के साथ मिलकर लोअर शेबेले रीजन के गोदे इलाके में एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये सोमालिया का इलाका है, बड़ा अहम इलाका है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स ने अल शबाब, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ठिकानों पर, उसके हथियार गोदामों पर और छिपने की जगहों पर बम बरसाए, उन्हें निशाना बनाया। सोमालिया की हुकूमत का दावा है, ये 30 जून की खबर है और ये उनकी ऑफिशियल बयान है सोमालिया का, जो आपको ग्राफिक प्लेट दिख रही है। सोमालिया की हुकूमत का दावा है कि इस हमले में अल शबाब के कम से कम 35 लड़ाके मारे गए, जबकि 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हमले के बाद ज़बरदस्त धमाके हुए, जिससे इशारा मिलता है कि वहाँ बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद और मिलिट्री साजो सामान रखा गया था उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। सोमालिया की हुकूमत के मुताबिक जिन लोगों को निशाना बनाया गया वो आम शहरियों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इस दावे की आज़ाद तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन दोस्तों, इस खबर का एक एंगल और है, जिस पर अखबारों ने या तो नज़र डाली नहीं या उनकी नज़र गई नहीं। वो एंगल मैं आपको बताता हूँ। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में बढ़ती टेंशन के बीच तुर्की की ये एयर स्ट्राइक्स ऐसे वक्त पर हुई हैं जब सोमालीलैंड का मसला भी लगातार सुर्खियों में है। सोमालीलैंड ने सोमालिया से अलग होकर एक अलग मुल्क बनने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसे इसराइल के अलावा किसी और ने एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया। इसराइल को भी चंद मुल्क ही एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करते हैं, तो ये लोग तस्लीम खेल रहे हैं। आइए तस्लीम। सोमालीलैंड से इसराइल के बढ़ते रिश्तों और वहाँ उसकी मिलिट्री की मौजूदगी को लेकर इसी जून 2026 में कई दावे और बहसें सामने आती रहीं, हमने आपको दिखाया। यमन की हुतीज़ भी कई बार इस मुद्दे पर इसराइल को खुली वार्निंग दे चुके हैं कि मिलिट्री अड्डा ना बना लेना सोमालीलैंड में। ऐसे माहौल में अब तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स का सोमालिया में बड़ा हमला कई नए सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ अल शबाब के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन था, या फिर इसके ज़रिए तुर्की पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में अपनी ताकत का एक सियासी और मिलिट्री पैगाम भी देना चाहता है। फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन रीजन की मौजूदा टेंशन को देखते हुए इस कार्रवाई पर नज़रें ज़रूर टिक गई हैं। अब सुनिए वो खबर जो तहलका मचा सकती थी लेकिन पीछे रह गई।
ईरान ने साइंस की दुनिया में एक बड़ा शाहकार बना डाला है। ईरान ने आर्टिफिशियल ब्रेन यानी आर्टिफिशियल दिमाग तैयार कर लिया है। ये मशीन और इंसानी ब्रेन सेल्स दोनों का एक ऐसा फ्यूजन है जो आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी अपने मकसद में कामयाब होती है तो ईरान सिर्फ मिलिट्री या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि AI और बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया की अगली सफ में भी जाकर खड़ा हो सकता है। आइए समझते हैं कि ईरान ने आखिर किया क्या है। ईरान में जंग, अमेरिका से बातचीत और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की खबरों के बीच ये बहुत बड़ी साइंटिफिक कामयाबी की खबर पीछे रह गई। दुनिया का ज़्यादा ध्यान नहीं गया। 2 दिन से मेरे पास भी थी, लेकिन अब 30 जून को ये खबर तेज़ी से चर्चा में है और इस खबर के बाद और हो जाएगी। जब हम दे रहे हैं तो आप लोग हैं फैलाने वाले। ईरान के मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने लैब में इंसानी ब्रेन सेल्स की मदद से एक आर्टिफिशियल ब्रेन तैयार कर लिया है। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कॉग्निटिव साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज़ डेवलपमेंट टास्क फोर्स के सेक्रेटरी अताउल्लाह पोर अब्बासी ने कहा है कि ईरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसके ज़रिए इंसानी नर्व सेल्स को जिस्म से बाहर लैब में ज़िंदा रखकर उन्हें आपस में जोड़कर सीखने वाली न्यूरल नेटवर्क बनाई जा सकती है। यानी यहाँ पर आकर इंसान के जिस्म के एक हिस्से, सेल्स और मशीन का मिलन होता है और इनसे बनता है एक नया शाहकार। तो जिन साहब की बात कर रहा था उन्होंने कहा कि यही टेक्नोलॉजी आगे चलकर ब्रेन सेल्स पर बेस्ड कंप्यूटर प्रोसेसर्स बनाने की बुनियाद बनेगी। उनके मुताबिक ईरान की एक नॉलेज बेस्ड कंपनी इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप भी तैयार कर चुकी है। पोर अब्बासी ने दावा किया कि इस टेक्नोलॉजी के 2 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। पहला, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड मौजूदा सिलिकॉन चिप्स से कहीं ज़्यादा हो सकती है, यानी माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी तैसी। दूसरा, इसमें एनर्जी की खपत मौजूदा AI चिप्स के मुकाबले लगभग 10 लाख गुना तक कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान अभी इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल लेवल तक पहुंचाने से कुछ दूर है, लेकिन शुरू से आखिर तक की पूरी टेक्निकल नॉलेज अब मुल्क के पास मौजूद है और ईरान इस फील्ड में दुनिया के आगे बढ़े हुए मुल्कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ईरान के पास अकेले टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों, अगर ये टेक्नोलॉजी अपने दावों के मुताबिक कामयाब साबित होती है तो आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर्स और बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब आ सकता है। फ़िलहाल ये टेक्नोलॉजी लैब लेवल पर है, लेकिन अगर इसे कमर्शियल लेवल तक पहुंचा दिया गया तो ये ईरान की अब तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक कामयाबियों में से एक साबित हो सकती है। ये शुरुआत एक बहुत बड़ी शुरुआत है। खबरें तो और थी जो आपको बताई जा सकती थी, सुनाई जा सकती थी। लाइव पर हमने वोटिंग करवाई कि रोज़ लाइव आएँ क्या, तो 86% लोग वहाँ लाइव आने को कह रहे हैं। अभी हम और वेट करेंगे, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि जो बातचीत आज कतर में होनी थी वो नहीं हो पाई और चाइना भी लगातार अपील कर रहा है ईरान से, अमेरिका से कि आप लोग मोमेंटम बनाए रखें, कोई नया कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू करें, आप लोग बातचीत करें, बातचीत से मसले हल करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलें, दुनिया की इकनॉमी को बूस्ट होने से ना रोकें, क्योंकि चाइना की इकनॉमी को भी इससे कहीं ना कहीं डेंट पहुँच तो रहा है। लेकिन क्या करें, जंग तो जंग है, कोई रुकवा नहीं सकता। जैसे गज़ा की कोई नहीं रुकवा पाया जब तक अमेरिका ने नहीं चाहा, वरना 3 साल में तो बहुत सूरमा रुकवा चुके होते। अब ईरान की जंग भी कोई सूरमा रुकवा नहीं पाएगा जब तक ईरान और अमेरिका नहीं चाहते। रुकी हुई है क्योंकि दोनों राज़ी, लेकिन बातचीत लटक गई है। कतर में आज मीटिंग होनी थी, नहीं हुई। क्या कल होगी, सवाल फिर बरकरार है। इसी सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।